बहुत सारे लोग सिर्फ इसमें पैसे के लिए आते थे कि भाई हम कहीं और से इतना पैसा नहीं कमा सकते, हम यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और उनको चाहे पूरा ज्योतिष आता था या नहीं आता था, लेकिन वो उस पर भी आ जाते थे कि किसी को कुछ बता दो, किसी को कुछ उपाय बता दो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को एक समय बहुत बड़ा इस बात का घमंड था, कर्म प्रधान होता है। उनकी आवाज़ और उनका जादू चलता था, उसका एक्टिंग का। लेकिन वही धाराशायी हो गए। उनको लगा कुछ तो है कि आज मेरी आवाज़ में जादू नहीं रहा। फिर उनकी जब कुंडली दिखाने लगे, फिर भक्त हो गए, फिर ज्योतिषियों के भक्त हो गए। फिर वो हाई लेवल की एक ज्योतिष होती है कि आदमी इतना टैलेंटेड होकर के क्यों गिरा। आम आदमी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि एक आम आदमी बेचारा वैसे ही अपने जीवन से बहुत परेशान है। जो आ रहा है वो परेशान तो है ही है। जो कोई अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो बीमार तो है ही है। तो अगर कोई ज्योतिषाचार्य जी के पास जा रहा है, ज्योतिष विज्ञान के पास जा रहा है जानने के लिए, तो परेशान तो है ही वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर। फिर मगर उसको इतना ज्ञान भी नहीं है, वो कैसे क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो कैसे पहचान पाएगा कि उसे सही ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, सही लोगों के पास जाना चाहिए? वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ग्रहों के 6 बल होते हैं। अगर किसी बच्चे को 6 की 6 बल प्राप्त हैं ग्रहों के, और वो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है, मजदूर के घर में पैदा हुआ है, तो वो खरबपति अरबपति जरूर बनेगा। ये कहते हैं कि भाई सूर्य को निगल लिया था हनुमान जी ने, है ना। इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी निगल ही नहीं सकते, और निगल भी लेंगे तो सूर्य को निगल लिया तो पूरा सिस्टम ही कलप्स कर जाएगा। यानी जो सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो उसके लिए एक बात है, कहा भी तो गया ना कि जब उन्होंने छोटे थे, जब उन्होंने उसे रख लिया था मुंह में, उसके बाद जब मुंह से निकाला था तो वो देवताओं ने उनको उनकी शक्तियां बांध दी थी कि दोबारा ऐसी कोई बड़ी हरकत ना करे। क्योंकि शक्तियां बहुत थी और वो बालक थे, उनको पता नहीं था कि अपनी शक्तियों को कैसे महान करना है। नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मगर जब अंत में हम पहुंचते हैं तो कई बार वो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं, हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हमारी तैयारी पूरी थी, हम जानते थे कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे कर नहीं पाए। क्या कारण रहा? फिर हम उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का फिर से प्रयास करते हैं। फिर आदमी सोचता है कि शायद उसके ग्रहों में कुछ कमी थी, उसकी मेहनत तो पूरी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर वो ज्योतिषाचार्य जी के पास जाते हैं, फिर बहुत सारी वो बातें पूछते हैं और अपने बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या ये सब बातें सही होती हैं? क्या हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है विश्व के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य HS रावत जी को। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद विनीत जी आपका। आपके बारे में बहुत सुना है जी, जानता भी हूँ आपको पिछले 15-20 साल से। जी कई सारे कार्यक्रम किए हैं आप लोगों के साथ। जी मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप युवा अवस्था में थे जी तो आपने ज्योतिषाचार्य बनने का विचार क्यों बनाया? विनीत जी, प्रश्न तो अच्छा है, और ये प्रश्न सबके दिमाग में भी आता है। क्या आखिर कोई मनुष्य अचानक अपनी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन लेके आता है? वाल्मीकि जी क्या थे और क्या हो गए? कितने जजेज संत हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, और कितने ही महामंडलेश्वर वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। तो इसका संस्कृत के अंदर एक सूत्र है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये जो जगत है ना पूरा, ये ग्रहों के अधीन है। और ये चराचर जगत है, ये जो मनुष्य है, ये जो जानवर है, जो प्रकृति है, और ये जो समय है, ये सब ग्रहों के अधीन है। मनुष्य क्या चाहता है और क्या हो जाता है, क्या उसकी सोच होती है, क्या वो पढ़ता है और क्या जीवन में करता है, उसके भाग्य में और उसकी भाग्य कुंडली में जो लिखा होता है ना, होता वही है। इसलिए बचपन में मैं चाहता था ग्रह नक्षत्रों को जानना। मतलब आपका शौक था? शौक था। अच्छा। यानी मुझे चंद्रमा और सूर्य सबसे ज़्यादा पीड़ित करते थे। अच्छा, पीड़ित करते थे या पीड़ित पीड़ित मीन्स ये है कि जब चंद्रमा आधा होता था, कभी अमावस्या हो जाती थी, कभी पूर्णिमा हो जाता था। अच्छा, तो मैं ये जानना मतलब चाहता आपको जिज्ञासा थी जानने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों होता है ये। अच्छा। सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर चला कहाँ जाता है। बचपन में ये जिज्ञासा आती थी कि सूर्य सुबह उदय होता है और फिर रात को चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये जिज्ञासाएं धीरे धीरे फिर साइंस का स्टूडेंट बना दिया उन्होंने। अच्छा, आप विज्ञान से हैं? विज्ञान से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना। क्या बात
एस्ट्रोनॉमी को समझने की कोशिश की कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। जब मैंने इस भूमंडल को समझा और साथ में ब्रह्मांड को समझा तो मुझे लगा ये तो प्रीफिक्स है, ये तो किसी की गॉड गिफ्टेड कोई बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि हवा में पृथ्वी लटकी हुई है, हवा में चंद्रमा लटका हुआ है। हवा में कोई चीज़ कैसे लटक सकती है? 50 ग्राम वजन हवा में नहीं लटकता, वो भी नीचे गिर जाता है। इसके लिए मैंने इसको स्टडी किया, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी की। स्टडी करते करते मुझे लगा कि जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है इनका संपर्क हमारे जीवन के साथ है, और यहाँ से शुरुआत होती है फलित ज्योतिष को पढ़ने की। अब इसको कोई सिखाता नहीं था विनीत जी पहले, क्योंकि ये मोनोपली खास विशेष वर्ग की थी, वो सिखाते नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण गुरुओं के पास विद्या थी, जिले में एक गुरु होता था, वो बताता ही नहीं था। फिर मैंने खुद ही ग्रंथों को पढ़ा, नारद पुराण को पढ़ा, शास्त्र थे उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। मतलब आपने किसी को गुरु नहीं बनाया? गुरु को बनाता मैं, लेकिन कोई बनने के लिए तैयार नहीं था ना। क्या कारण? क्योंकि ये कहते थे नहीं, ये समझ में नहीं आएगी, ये विद्या बहुत हार्ड है। अच्छा, मतलब वो ये कहते थे कि आप उस विद्या के लायक नहीं है, या लायक वो विद्या नहीं है। ज़्यादा बड़ी है और कठिन वो है। कठिन है, आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, अच्छा, और ये आपके बस तो की आपने बात उसे नहीं। एक चैलेंज के रूप में लिया? तो चैलेंज के रूप में लिया, और फिर मैंने खुद ही इसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे लगा ये तो बड़ा प्रॉपर साइंस है, और मनुष्य जीवन को हर सेकंड में प्रभावित कर रहा है। फिर कुंडली बनाने की बड़ी दिक्कत थी, उस समय सॉफ्टवेयर तो थे नहीं, उस समय सॉफ्टवेयर नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे। हाथ से कुंडली बनाते थे, मुझे हाथ से मालूम है। कुंडली बनाते थे। मेरी जन्म कुंडली भी जो हाथ से बनी हुई जी है। जी। अब हाथ से कुंडली बनाने में एक हफ्ता लगता था। तो ऐसे धीरे धीरे कुंडली को सीखा, हाथ से बनाना सीखा, फिर प्रोडक्शन सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा सटीक होती है। फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, मैंने पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने कहा इस विद्या को कोई सिखाता नहीं है, मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद तो में कैसे सिखाया? मतलब अपने घर पे बुलाते थे, या आपने कोई कॉलेज खोला, या किसी कॉलेज को ज्वाइन किया? कैसे किया आपने? हमारे यहाँ पर तो आइए, उस ज़माने में ऑनलाइन तो होता नहीं था। नहीं ऑनलाइन नहीं होता था, लोग ऑफलाइन आते थे। हाँ, घर आते होंगे या हाँ, कहीं आप जाते होंगे बिल्कुल, पढ़ाने के जहाँ लिए? मेरा ऑफिस था वहाँ आते थे, सीखते थे लोग। और धीरे धीरे इसको सीखा। फिर सिटी केबल आया, फिर सिटी केबल पर प्रोग्राम देना शुरू किया। अच्छा, फिर आस्था और संस्कार आए फिर संस्कार पर हमने प्रोग्राम देना शुरू किया। 17-18 साल तक लगातार आस्था पर चले, दुनिया में इसको फैला दिया। फिर जी। मैंने ये ठान लिया था कि मैं दुनिया के अंदर हर घर में ज्योतिष को फैलाऊंगा। और मैंने आस्था टीवी पर, विश्व में पहला प्रोग्राम था आस्था टीवी पर, जिसमें मैंने ज्योतिष सिखाना शुरू किया। और लोग आज सब जान गए शनि राहु क्या होता है, 12 खाने क्या होते हैं, राशियाँ क्या वो तो होती आजकल ज्योतिषाचार्यों ने ही सिखा दिया। वो किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो पहले ये बता देते हैं कि आपका सूर्य यहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है। ये तो अब तो मेरे ख्याल से 50% लोगों को इसका ज्ञान हो चुका है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो सूत्र नहीं जानते, इस वजह से वो अपनी कुंडली खुद नहीं देख पाते, नहीं उतना देख अच्छे से पाते। लेकिन लोगों में एक इंटरेस्ट जागृत हुआ। हम्म, और आज पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो जागृति हमने आस्था और संस्कार के माध्यम से की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा गल्फ कंट्रीज के अंदर, अच्छा, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लोग इसको जानना चाहते हैं। चाइना के अंदर, रसिया में जानना चाहते हैं। वहाँ है नहीं, यहाँ वहाँ कम होती है। नहीं, जो दुखी होता है वो जानना चाहता है। नहीं, वहाँ पे मतलब जैसे भारत में तो होती है, होती है। अब किसी को नहीं भी आती है तो कोई ना कोई उसे ज्योतिषाचार्य मिल ही जाएगा उसको बताने के लिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उपाय बताने के लिए, ज्योतिष कुंडली देखने के लिए। क्या वहाँ पहले से लोग थे बताने के लिए? वहाँ ज्योतिष होता है? वहाँ न्यूमरोलॉजी है, अच्छा, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष है। और चाइना के अंदर एक दूसरे प्रकार की ज्योतिष है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडिया में ही है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हर कोई सीख नहीं सकता। ये बहुत बड़ा साइंस है एक, अच्छा। इसलिए ये कठिन है, आसान नहीं है, आती नहीं है। तो वहाँ की जो न्यूमरोलॉजी है या वहाँ की जो दूसरी विद्याएं हैं वो क्या उतनी पूर्ण नहीं है? वो पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है? कमियां हैं उनमें, वो पूर्ण नहीं बैठती। और ये सटीक है, 100% सटीक तो है। आपने वहाँ जाके फिर सिखाया लोगों को? नहीं, लोग तो फिर ऑनलाइन और सब सीखने लगे। अच्छा, अब सीखने लगे। पहले तो ऑफलाइन जो इंडिया में लोग सीखते थे, फिर वही विदेशों में जाकर के फैल गए। बहुत सारे कनाडा में मेरे
सैकड़ों स्टूडेंट अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहाँ से सीख करके वो शिफ्ट हो गए, वहाँ उन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और वो अब उसको वहाँ पर जा कर के अपना लोगों का भविष्य बताते हैं और बड़े प्रभावित होते हैं वहाँ लोग। मैंने तो अभी ये अमूमन पिछले मैं भी 15-20 साल से आप देख ही रहे हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, और मैंने देखा है कि आज की डेट में या पहले भी 10 साल पहले भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसमें पैसे के लिए आते थे कि भाई हम कहीं और से इतना पैसा नहीं कमा सकते, हम यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और उनको चाहे पूरा ज्योतिष आता था या नहीं आता था, लेकिन वो उस पर भी आ जाते थे कि किसी को कुछ बता दो, किसी को कुछ उपाय बता दो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे इस बात को कि भाई हम उसको कैसे करें? देखिए विनीत जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेट भरने के लिए तो उत्तम साधन है कि अगर आपको कोई रोजगार सरकार नहीं दे पाती है तो आप अच्छा, मतलब जिसको रोजगार ना मिले ज्योतिष मिल जाए। हाँ, तो ज्योतिषी बन सकता है। अब गली मोहल्ले में एक ज्योतिषी की तो जरूरत होती है। अच्छा, जैसे मोहल्ले में एक मंदिर की जरूरत है, हाँ, एक पंडित जी की जरूरत है, एक ज्योतिषी की भी जरूरत है, दुकान की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी एक जरूरत है। तो ऐसे हर मोहल्ले में जो जरूरत होती है कंसल्टेंटों की, इस प्रकार से एक ज्योतिषी को नाम भी रखना है, बच्चे का पर नाम आप रखना है। इतने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और आपको ज्ञान भी पूरा है इस जी। फील्ड का, तो आपको नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करने से इस विद्या का बदनामी ज़्यादा होगी, उपयोग कम होगा, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, हमारे सनातन धर्म में ही इसको नेत्र बताया गया है, जी जी, ज्योतिष को नेत्र माना गया है हमारे शास्त्रों में, तो इससे एक तरीके से हमारे सनातन धर्म की भी बुराई होगी अगर वो काम कोई ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब कोई गलत डॉक्टर के पास चला जाएगा तो लोग कहेंगे ना डॉक्टर पर जी विश्वास जी, उठ जाएगा। जी जी, उसी तरीके से मैम मेरा मानना यह है कि ज्योतिषाचार्य भी एक डॉक्टर है जो लोगों को उपाय बताते हैं, ग्रहों को ठीक करते हैं, लेकिन अगर वो गलत बताएंगे तो उससे एक समस्या उत्पन्न होती है कि वो दो तरीकों से इफेक्ट करता है। एक तो वो ज्योतिषाचार्य ज्योतिष विद्या का, विज्ञान का जो है उसका दुष्प्रभाव रहेगा मार्केट में, दूसरा ये रहेगा कि लोग कहेंगे कि यार ये तो धोखाधड़ी वाला बिजनेस है, हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, ज्योतिष में भी कैटेगरीज हैं। अब एक मंदिर का पुजारी है, वो भी एक ज्योतिष जानता है लेकिन बहुत लिमिटेड जानता है। उसके पास आप पंचांग दिखाने के लिए जाते हो, वो तो वो बता देता है कि इस दिन पूजा करनी एकादशी है, कब है, वहाँ वो मुहूर्त बता देता है। शिवरात्रि कब है, नाम भी रखना वो जानते हैं। बच्चे का नाम रख दिया, हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया। एक यहाँ तक का लेवल होता है। अच्छा, एक इससे ऊपर का लेवल होता है। फिर ऊपर के लेवल में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप कभी अरबपति होते थे और आप बहुत टैलेंटेड भी हो, लेकिन आपका अब टैलेंट काम नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को एक समय बहुत बड़ा इस बात का घमंड था, कर्म प्रधान होता है। उनकी आवाज़ और उनका जादू चलता था उसका एक्टिंग का, लेकिन वही धाराशायी हो गए। उनको लगा कुछ तो है कि आज मेरी आवाज़ में जादू नहीं रहा। फिर उनकी जब कुंडली दिखाने लगे, फिर भक्त हो गए, फिर ज्योतिषियों के भक्त हो गए। फिर वो हाई लेवल की एक ज्योतिष होती है कि आदमी इतना टैलेंटेड होकर के क्यों गिरा। अंबानी, अनिल अंबानी एक टॉप 10 वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन दोनों भाई थे, वो अचानक ऐसी स्थिति में क्यों आ गए कि इतना नीचे क्यों गिर गए। जेट एयरवेज का मालिक नरेश गोयल कभी आकाश का मालिक था, जमीन का तो था ही था, वो आकाश का भी मालिक था। वो एकदम बंद होगी कंपनी, और एकदम बंद हुई और जेल में जाना पड़ा उनको। वो तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो जैसे है ना, होगा। सुब्रतो राय है ना, एक दुनिया में सिक्का चलता था और एक ऐसी स्थिति पैदा होगी, उनके बच्चे उनको कंधा देने के लिए नहीं आए, वो भी तो जेल गए। वो भी जेल गए। है ना, एक बिहार का किंग होता था कभी लालू प्रसाद यादव, क्या दुर्गति हो गई उनकी। तो जो ग्रह है वो कहाँ से कहाँ नीचे गिराता है, तो फिर वहाँ ज्योतिषियों की जरूरत पड़ती है कि आखिर क्यों हुआ और क्या दोबारा ये व्यक्ति उठ पाएगा। तो ये ज्योतिष बताती है ग्रहों के अनुसार कि आपने इस समय पर ये अहंकार किया, गलती की, इस ग्रह के कारण आप नीचे गिर गए, आप समझ ही नहीं पाए, और फिर अच्छे ग्रह की दशा आ गई, दोबारा आप ऊपर उठ जाते हैं। तो ज्योतिषी जो उस समय आपको रेमेडी देता है, अच्छा ज्योतिषी, ऐसे तुक्के मारने वाला नहीं, तो उससे फिर ज्योतिष का नाम भी बहुत ज़बरदस्त होता है, बताने वाले भी होते हैं। अभी आपको पता है, आपने एक प्रोग्राम किया था पिछली साल, उस प्रोग्राम के अंदर सारे ज्योतिषियों ने ये कहा था कि 2025 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे याद है देहरादून में हमने जो प्रोग्राम जो देहरादून में आपने प्रोग्राम किया था, मैं अकेला क्या ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा 2025 बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो तो ऑन रिकॉर्ड है सारा ही सारा, मेरे पास में उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। और 2025 में मैंने 8 भविष्यवाणी की थी, 8 की 8 सच हुई। कोई सोच नहीं सकता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा, उसकी भविष्यवाणी हमने करी थी। तो इसका मतलब
आप पहले से कोई चीज़ बता रहे हैं तो इसका मतलब ग्रहों में ऊपर कुछ होने वाला है, उसकी कैलकुलेशन करना एक अच्छे ज्योतिषी का काम होता है। लेकिन जहाँ मेजॉरिटी में ज़्यादा संख्या में ज्योतिषी इकट्ठे होंगे तो उसमें कुछ गलत भी होते हैं। तो कहते हैं ना वो चने के साथ घुना पिसना, तो ये तो होता ही है। लेकिन एक आम आदमी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि एक आम आदमी बेचारा वैसे ही अपने जीवन से बहुत परेशान है। जो आ रहा है वो परेशान तो है ही है। जी। जो कोई अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो बीमार तो है ही है। अगर कोई ज्योतिषाचार्य जी के पास जा रहा है, ज्योतिष विज्ञान के पास जा रहा है जानने के लिए, तो परेशान तो है ही वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर। फिर मगर उस पर इतना ज्ञान भी नहीं है, वो कैसे क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा। तो वो कैसे पहचान पाएगा कि उसे सही सही ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, सही लोगों के पास जाना चाहिए? वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। देखिए बिनीत जी, बात आपकी बहुत अच्छी है कि पहचान नहीं पाएगा, समय लगता है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए अच्छे ग्रहों की दशा जरूरी है। उसके तो पहले ही ग्रह ठीक नहीं, तभी तो परेशान है बेचारा वो। ज्योतिषी के पास दोनों तरह के लोग आते हैं। अच्छा। परेशान भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। अच्छे वो आते हैं जैसे आप बहुत विद्वान आदमी हैं और आपको ये लगेगा कुछ वक्त थोड़ा सा खराब है, लग रहा है, पासे सही नहीं पड़ रहे, चलो ज्योतिषी को दिखा लेता हूँ। अभी आप अच्छी पोजीशन पर हैं, आपने दिखा लिया और उपाय कर लिया, फिर दोबारा से ठीक हो गए। कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं अपने बच्चे को कौन सी स्ट्रीम में डालूं जिससे एक आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके। ये सवाल मैं लूंगा आपसे अभी थोड़ी देर बाद। ये है मेरे पास सवाल। अच्छा है। कि कैसे अपना भविष्य आप चुन सकते हैं, ये है सवाल। मैं अभी आपसे लूंगा थोड़ी देर बाद। तो लोग अच्छे भी आते हैं, अच्छे कैरियर के लिए भी आते हैं। इंडस्ट्री डालें क्या, है ना, या विदेश चले जाएं क्या, बिजनेस करें या जॉब करें, जॉब छोड़ दें क्या, क्या करें हम। तो अच्छे लोग भी आते हैं और जो परेशान होते हैं वो तो आते ही हैं। वो तो देखते हैं कि क्यों नहीं मेरा भाग्य काम कर रहा, जब मैं कामयाब हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि ज्योतिषियों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता, ज्योतिषियों के भी काम बंद हो जाते हैं। ये भी सवाल है मेरे पास कि मैंने ये भी सुना है जैसे जैसे आदमी का नाम ऊपर जाता है, जैसे आप ही का उदाहरण लेता हूँ मैं, कि जब आप पॉपुलर होना शुरू हुए, प्रसिद्ध होना शुरू हुए, ये संसार का नियम है, जब प्रसिद्ध आदमी शुरू होता है होना, तो उस पर कई तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। आप पे भी लगे? बिल्कुल लगते हैं। और वो आरोप सही है गलत वो तो वो आदमी जानता है या लगाने वाला जानता है। बाकी तो आज की डेट में पता करना बहुत मुश्किल है। तो उसका निवारण, जब आप तो खुद जोशी थे जी, तो आपके ऊपर जब आरोप लगे तो आपने अपनी कुंडली देख के नहीं देखा कि इस पर मेरे पे आरोप लग सकते हैं, तो मैं इससे कैसे बचूं? बिल्कुल, ये पता होता है, आरोपों का भी पता होता है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मेरे पास हैं। मेरे साथ एक मेरे बहुत क्लोज मित्र हुआ करते थे साथ में, और उनको मैंने बहुत उठाया ऊपर, और साथ साथ हम चलते भी थे एक बार टीवी चैनल्स पर। मैंने कहा मेरा वक्त ऐसा आने वाला है, खराब वक्त आ रहा है, कोशिश करेंगे रोकने की। तो होता क्या है, मैंने कहा ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम। अच्छा, ग्रहों के अधीन ये जगत है। इससे भगवान राम भी नहीं बचे। जब उनके ऊपर शनि का प्रकोप चला तो वनवास हुआ। भगवान कृष्ण भी नहीं बचे, उनको जेल में जन्म लेना पड़ा और उनको बचपन में मारने की कोशिश की गई। पांडव भी नहीं बचे शनि की 7.5 और राहु की महादशा से। उन्हें भी 14 साल का वनवास हो गया था एक तरीके से। वो भी अगर चाहते तो पृथ्वी को आग लगा सकते थे, उनके पास तो ब्रह्मास्त्र थे। लेकिन ग्रहों के अंदर ऐसा बंध जाता है व्यक्ति कि पता है कि मेरा बुरा होने वाला है और बुरा हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं पाता वो, क्योंकि आपका जो ब्रेन का लेवल है और आपकी सोचने की जो क्षमता है ग्रहों की वजह से वो वीक होनी शुरू हो जाती है। उस आप समय बस तमाशा देखते रहते हो आप सिर्फ कि ग्रहों की वजह से हो रहा है। अच्छा। तो हमें पता होता है कि हमारा बुरा वक्त आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे कि उस समय दुश्मन भारी होने शुरू हो जाते हैं, आपका मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। जब आपका मनोबल टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रहों की जो रेडिएशंस हैं, ग्रहों की जो रश्मियां हैं, वो आपके एनर्जी लेवल को क्या करती है, सिग्नल्स को डाउन कर देती है। अच्छा, जब आपकी अटैकिंग नेचर डाउन हो जाएगी तो आप जितने मर्जी शेर हैं, अगर शेर का भी डाउन आता है तो कुत्ता सामने से भौंकता तो उसको वो उससे भी डर जाता है। तो कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, तो जब ग्रहों की जो चाल होती है, उनकी दशाएं इस तरह की होती हैं, उन दशाओं के कारण फिर हम डाउन आ जाते हैं और चाहकर के भी उन चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके अंदर उपाय, मतलब जैसे रेमेडीज आप बताते हैं, तो आपने अपने लिए भी उपाय किया या किसी के लिए भी कोई उपाय भी करता होगा, तो उससे फ़र्क पड़ता है? हाँ, उपाय से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। उपाय से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर हमें भी पता है कि हमारा कोई बुरा वक्त आ रहा है, तो एक तो अलर्ट हो जाता है आदमी, और ज्योतिषी उसको अलर्ट करता है। हम अलर्ट करते हैं भैया सावधान रहना है, और साथ में उनके मनोबल को बढ़ाना होता है, क्योंकि ऊपर से जब रेज ग्रहों की आ रही है वो आपके मनोबल को कमज़ोर कर रही है, और हम आपकी अंदर से जो चक्राज हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपकी बात से मेरे मन में एक सवाल आया जी,
कि जैसे किसी पे आरोप लगे, उसका समय खराब था, वो आरोप लगे, मिथ्या आरोप थे या जो भी थे वो लगे, वो समय उसका गुजर गया, कुछ समय बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे दशा थी बदलती है, जो कि मैं जितना जानता हूँ दशाएं बदलती रहती हैं। कोई एक कभी गोचर आ जाता है, कभी दशा बदल जाती है, कभी महादशा बदल जाती है, कभी अंतरदशा बदल जाती है, वो बदलती रहती हैं। तो क्या जब वो दशा बदल जाती है तो क्या वो वापस अपनी प्रसिद्धि पा पाता है? हाँ, बिल्कुल पा पाता है। अमिताभ बच्चन जी की जो दशाएं खराब हुई, फिर दशाएं अच्छी आई, तो दोबारा उनको केबीसी मिला, ऊपर उठ गए। बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, उनकी दशाएं खराब आती हैं, फिल्में पिटती हैं लगातार 5-5, 7-7, फिर फिल्में हिट हो जाती हैं। क्रिकेट स्टार है, उनकी जब सनी की ढैया चलती है तो उनके कहीं पैर में फ्रैक्चर होता है, कहीं हाथ में फ्रैक्चर होता है, वो 2.5 साल के लिए सनी की ढैया में बिल्कुल आउट हो जाते हैं और निकाल भी दिए जाते हैं। दोबारा फिर एंट्री हो जाती है उनकी, कई बार 0 पे आउट होते हैं, किस बार 2-2, 3-3 सेंचुरियाँ बनाते हैं। और हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अब ये 2.5 साल, 2 साल, 3 साल ये जो क्रिकेट स्टार चल नहीं पाएगा, ये डाउन पे जाएगा, अब ये हिट करेगा। तो ये सबके ऊपर प्रभाव आता है। जब ग्रह अच्छे चलते हैं तो आप रन पे रन लगा रहे होते हैं, और जब आपकी ग्रह की कमज़ोर की दशा होती है तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, आप 0 पे आउट हो जाते हैं। तो ये सब होता है। चलिए अपने विषय पे हम वापस आते हैं जी। मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते रहते हैं, मेल भी भेजते रहते हैं, मैं भी लोगों से मिलता रहता हूँ, आपको पता ही है। तो बहुत सारे लोगों का आज की डेट में ये सवाल है कि वो एक औसत ज़िंदगी जी रहे हैं, वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं, और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या एक आम आदमी कभी ज़्यादा पैसे वाला बन सकता है? आपके भाग्य में कितना लिखा है? आपके भाग्य में औसत जीवन जीने के ग्रहों की गति है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? यह आपके भाग्य में लिखा होता है और आपके माथे की रेखाओं पर, हाथ की रेखाओं में लिखा होता है। अगर आप बहुत गरीब परिवार में हुए और आपके स्टार बहुत अच्छे हैं तो पैदा होते ही आपके परिवार में लॉटरी लग जाएगी या बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी, और फिर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो भाग्य में जो लिखा होता है उसका मेटाबॉलिज्म और उसकी जो शरीर की जो फिटनेस है और उसकी भाग्य की रेखा और हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनमें पावर्स होती हैं। जब आप पैदा हुए थे उस समय ग्रहों में कितनी पावर थी? ग्रहों की 6 पावर्स होती हैं। अच्छा। ग्रहों के 6 बल होते हैं। अगर किसी बच्चे को 6 की 6 बल प्राप्त हैं ग्रहों के, और वो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है, मजदूर के घर में पैदा हुआ है, तो वो खरबपति अरबपति जरूर बनेगा। अच्छा। बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर खरबपति घर में पैदा होकर के और उसके ग्रह नीच के हो गए, कमज़ोर हो गए, तो वो उस पूरे साम्राज्य को डुबो देगा। यही भविष्यवाणी ज्योतिषी करता है। इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि यूनिवर्स में ग्रह अच्छे आ जाएं, ब्रह्मांड में अच्छे ग्रह आ जाएं, तो हम कंसीव कराते हैं, फिर गर्भाधान संस्कार कराते हैं और फिर डिलीवरी कराते हैं कि इस समय बच्चे की डिलीवरी होगी तो बच्चा महान बनेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि हम ये पढ़ते हैं कि आपकी कुंडली का स्टेटस कितना है। आपका लखपति है, करोड़पति है, हजारपति है, मध्यम है या एवरेज जियोगे, तो वो उस स्टेटस से उस व्यक्ति का ऊपर फ्लोरिश होता है। वो अगर उसके ग्रहों में मध्यम है तो ऐसा कोई उपाय है कि उपाय करके वो अपने मध्यम को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है? माना कि उस टॉप पे नहीं आ सकता, अरबपति नहीं बन सकता, खरबपति नहीं बन सकता, लेकिन हाँ अपनी स्थिति से वो ऊपर उठ सकता है, ऐसे उपाय होते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपको उसको अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाता है। अच्छा, तो आदमी उपाय से भी अपने उपाय से भी होगा, उपाय से भी होगा। उपाय से कैसे होता है वो बता देता हूँ। हाँ, वो बताइए। आपका जो शरीर है ये जब भाग्य के अनुरूप मध्यम मिला आपको, और हमने उसमें पावर दे करके एक अच्छे गुरु ने आपको पूरा आपको बल दिया, अपना दृष्टि बल दिया कि चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ, आप मेहनत करिए, काम करिए। तो जब हमने अपनी शक्ति को आपके तरफ ट्रांसफ़र किया तो आपका जो कुंडली का लेवल है वो हाई हो जाता है। जैसे कि आप मान लो मध्यम वर्ग में हैं और आपकी संगति मोदी जी से हो जाए या योगी जी से हो जाए, और योगी जी टेलीफोन कर दें कि विनीत जी चिंता मत करो मैं साथ हूँ आपके या मोदी जी की एक कॉल आ जाए चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ, तो उनका दृष्टि बल और उनका युति बल प्रभाव आपके ऊपर बढ़ गया और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। जहां आप डिप्रेशन में जी रहे हो, कोई डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, किसी वैद्य की दवाई काम नहीं कर रही, और योगी जी का, मोदी जी का एक फ़ोन आ जाए, आप स्वस्थ हो जाते हैं। आखिर क्या है इसमें? इसका मतलब उनकी जो रश्मियाँ, उनका जो दृष्टिबल वो आपको प्राप्त हुआ और आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपके बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हुआ और ग्रहों की गति वहाँ पर चेंज हो जाती है और आप ऊपर उठ जाते हो। तो इसके लिए बोलते हैं गुरु का बल प्राप्त होना। तो इससे आदमी
अगर बहुत कमज़ोर स्थिति में है तो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि गाय भैंस भेड़ चराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य है ना, और उनको बल मिला चाणक्य का, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चक्रवर्ती राजा बन गए। तो उनके ग्रह भी तो ऐसे हो सकते हैं। हाँ, ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे गुरु अभी का आपने बल। तो पूर्व में ये बात कही है कि अगर किसी के ग्रह बहुत अच्छे हैं, षट बल की आप बात कर रहे थे जी, कि षट बल की बात षट बल की बात कर रहे थे कि जिसके षट बल हो, भले ही वो गरीब परिवार में पैदा हो, तो एक दिन वो राजा तुल्य हो जाता है। तो हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसी षट बल के साथ पैदा हुआ हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात ये सटीक है कि एक तो भाग्य से आदमी वहाँ पहुँचता है, लेकिन अगर आपको षटबल प्राप्त है तो आपको गुरु भी उसी प्रकार का मिलेगा। फिर एक होता है कि आपको पता है कि मेरा षटबल है ही नहीं, मेरी आधी जिंदगी तो निकल चुकी है, मैं 40-50 साल जी चुका हूँ, अब तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन सकता। मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है। मैंने बहुत सारे मैंने लोगों की सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है कि जैसे बहुत सारी कंपनियों के मालिक थे जो 60 के बाद जाके अमीर हुए, या उनकी कंपनियां जो है बाद में वो जब ऑनर बने तो उनकी उम्र जो है 50, 55, 60 हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली लाइफ में। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है उसकी तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, क्या मैं कहता हूँ 60 साल में तो आदमी संन्यास की तरफ जाता है। भारत के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ही 60 के बाद चला। भारत में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो 60-65 के बाद जाके या 50 के बाद जाके अपने जीवन में एक सक्सेस रेशो तक पहुँचते हैं, उनका बिजनेस चल जाता है, उनकी दुकानें चल जाती हैं, उनका नाम हो जाता है। उसके पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था, खाली वो मेहनत कर रहे थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है विनीत जी, काबिल तारीफ प्रश्न है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में कोई एक ग्रह बहुत पावरफुल है आपका, वो षटबल लेकर के पैदा हो रखा है। अच्छा। और उसकी पहले 50-60 साल में 60 साल में दशा ही नहीं आती। अच्छा। और वो नौकरी करता रहते हैं बाकी के या प्लैनेट, मेहनत करता रहता है, लगा रहता है अपने किसी काम में। 60 साल में रिटायरमेंट के बाद में वो जुपिटर की दशा आ गई 16 साल की, और वो 100% बलवान था, वो सितारा चमका देगा। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे, अपोजिशन में रहे, कभी हारे कभी जीते, और बाद में जाकर के 70-75 साल में जाकर के वो प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई 80 साल की उम्र में जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। सोनालिका तो जो इसके ट्रैक्टर पीछे है, भी मतलब ग्रहों का ही जो है खेल है। बिल्कुल ग्रहों का खेल है। अच्छा। सोनालिका ट्रैक्टर के मालिक हैं, वो 60 साल में रिटायर हो गए थे। हाँ। रिटायर होने के बाद ट्रैक्टर शुरू किया, आप देखिए रिचेस्ट लोग हो गए वो। हाँ, सोनी का ट्रैक्टर काफ़ी बड़ा नाम है। हाँ, तो इस प्रकार से कोई एक ग्रह आपका हो सकता है बुढ़ापे में आ जाए, और हो सकता है वो स्टार्टिंग में भी आ जाए। स्टार्टिंग में पैदा होते ही अगर आ जाता है वो, तो माँ बाप बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं। जवानी में आता है तो आप खुद बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कई बार आप बहुत ऊपर आकर के नीचे भी गिर जाते हैं, संभाल नहीं पाते उसको। तो ये ग्रहों की जो दशाएं होती हैं, कौन सा ग्रह कितना बलवान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको जानने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाना पड़ेगा, कुंडली लेके। बिल्कुल, ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो दशा चल रही है वो कितना ग्रह पावरफुल है। 80% है, 90% है, 100% अगर वो बलवान है और उसकी दशा आएगी तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं, चिंता मत करिए, जॉब छोड़िए, बिजनेस करिए, आप करोड़पति अरबपति बनेंगे। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, और हजारों लोगों के साथ में ये सब प्रोडिक्शंस हमने किए हैं, लाखों लोगों को देखा है। तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, भगवान भी तो एवरेज ही लेके चलता है ना। तो एवरेज ग्रह होते हैं। अब जैसे 12 साल में बृहस्पति अब उच्च होने वाला है, ठीक है ना, अभी 1 जून को उच्च हो जाएगा, ये 12 साल में आता है। अब हर साल बृहस्पति उच्च हो जाए धन देने वाला, तो फिर तो इस दुनिया में कंगाल रहेंगे नहीं, है ना। वो 12 साल में एक बार आता है। तो 12 साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं और उनका बृहस्पति अगर लगन के अनुरूप पूरे के पूरे 6 बल ले ले, तो वही तो इस दुनिया को रूल करते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे आजकल जो युवा लोग हैं वो अपने कैरियर को लेके बहुत फोकस्ड हैं। हमारे टाइम में इतने नहीं होते थे। मैंने जब ग्रेजुएशन करी थी तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो नौकरी कर लो, मतलब प्राइवेट नौकरी कर लो, या सरकारी नौकरी कर लो। तीसरा ऑप्शन था कि आप वकील बन जाओ। यही 2-3 लाइनें थी हमारे पास। पर आज मैं देखता हूँ कि बच्चा स्कूल टाइम से ही जो है वो इस पर फोकस करने लग जाता है कि उसे क्या करना है करियर में। उसमें कुछ बच्चे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते, मतलब उन्हें दूसरा कैरियर चेंज करना पड़ता है। तो क्या कोई बच्चा अगर अपना कैरियर चुनने के लिए अपनी जन्म कुंडली लेके आता है, तो क्या उसे ज्योतिषाचार्य बता पाएंगे कि हाँ भाई ये इस कैरियर में जाएगा तो सक्सेसफुल होगा? अब उसका मन है, सपोज वो एक्टिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी कुंडली बता रही है कि उसे इंजीनियर बनना चाहिए। तो इस तरह की बातों को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि क्या वो बता पाएंगे, क्या बच्चों का कैरियर सही हो पाएगा? विनीत जी, अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमारे पास रोज आते हैं। अच्छा। बच्चे का एक्टिंग में शौक है, लेकिन उस समय दशा एक्टिंग वाले प्लेनेट की चल रही है, और वो दशा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बिजनेस वाले की चलेगी पूरी लाइफ।
फिर ग्रह ऐसे आ जाएंगे तो बिजनेस करने वाले प्लेनेट आएंगे। तो हम बोलेंगे ये टेम्परेरी फेस है आपका, आप थोड़ी बहुत एक्टिंग वैक्टिंग सीख लो, कर लो, इसमें कैरियर नहीं है। आप कर भी लोगे तो बाद में आप छोड़ दोगे इसको, आप बिजनेस ही करोगे, क्योंकि आपका परमानेंट एक्टिंग में नहीं है। ऐसे बहुत सारे, बेबे ओबराय है, पहले एक्टिंग करी, बेबे ओबराय मेरे से मिला हुआ है, मेरे पास आ रखा था, हमने कहा नहीं है तुम बिजनेस चालू करो, और आज वो बिजनेस में बड़ा सफल बिजनेसमैन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय हम उस बच्चे की कैलकुलेशन करते हैं प्लेनेट की, कि बिजनेस वाले प्लेनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या जॉब वाले हैं, या एक्टिंग वाले हैं, या क्रिकेट वाले हैं, या गेम्स वाले हैं, या एथलेटिक्स वाले हैं, या पॉलिटिशियन वाले प्लेनेट हैं। ये सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं। हमें लगा कि यार ये बच्चा तो पॉलिटिकल बच्चा है, इसकी कुंडली में तो राजयोग बने हुए हैं। हमने कहा भैया ऐसा करो, पढ़ाई कर लो, नॉर्मल पढ़ाई कर लो अपनी, जितना पढ़ना है LLB वगैरह करो, और नारे लगाना शुरू कर देना, ठीक है ना। नारे लगाना शुरू कर देना, नेता बन जाओगे। और वो फिर बहुत बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण है मेरे सामने, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर बने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, मेरे पास कुंडली दिखाने आए, हमने कहा कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे, और बने, और बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग आए हमारे पास में। मगर मैंने ज़्यादातर देखा है कि जैसे किसी के लेगेसी जिसे बोलते हैं, खानदानी काम, जैसे किसी के पिताजी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका बेटा भी बिजनेस करता है, किसी के पिताजी एक्टर बहुत अच्छे हैं तो उसका बेटा भी एक्टर बनने का प्रयास करता है, किसी के पिताजी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, जो लेगेसी वाली बात मैं बता रहा हूँ। पर ज़्यादातर देखा है कि उनके बच्चे उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या उन लोगों को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए थी? बिल्कुल, हम देखते हैं कि जैसे विनीत जी हैं, विनीत जी की कुंडली का लेवल 80% बलवान है, और बेटे का 100% बलवान है। तो हमने कहा विनीत जी आप अपने बेटे को अपने बिजनेस में डालना, आपके बिजनेस को दिन दूनी रात चौगनी कर देंगे ये। जैसे धीरू भाई अंबानी के, मुकेश अंबानी ने बिजनेस को कई 100 गुना बढ़ा दिया। एक होता है, हमने कहा देखिए आपने इस बिजनेस खड़ा करना है और ये इस बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा, ठीक है ना, आप ऐसा बिजनेस सेट कर दो इसके लिए, उसको संभालता रहे, क्यों आपके जैसे स्टार इसके नहीं है। हम बोलते हैं कि देखिए ये आप तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा आपका, उसमें टैलेंट नहीं है। हम बोलते हैं, हम बताते हैं इन चीज़ों को। हम बोलते हैं कि देखिए आपका ये बच्चा IAS तो बन गया, लेकिन ये 12वीं पास नहीं कर पाएगा, आप कोई बिजनेस ऐसा सेट करा दीजिए जैसे बैठे हुए कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी चलाता रहे, आप सोचेंगे IAS बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, इसमें वो कैलिबर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है और हम पूरा डिटेल बताते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं, और फिर माँ बाप को हम बोलते हैं और बच्चों को भी काउंसलिंग देते हैं कि बेटा तुम अलग फील्ड में मत जाइए, तुम क्रिकेट स्टार नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर शनि राहु की दशाएं आने वाली हैं, वो नीच के पड़े हुए हैं, तुम्हारे हाथ पैर में चोट लगेगी, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, और वो नहीं हो पाते सक्सेस। हमने कहा तुम काम करिए कोई, या तुम अपने फादर के बिजनेस को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि आपका जो दशमेश है वो बहुत पावरफुल स्थिति में बैठा हुआ है, आप पिता के लिए बड़े भाग्यशाली हो, पिता के और आपके भाग्य दोनों का बहुत तारा अच्छी मिलान होती है, आपका दोनों का भाग्य बड़ा अच्छा है। तो फिर उन सब चीज़ों को हम समझाते हैं और बच्चे उस लाइन पे चलते हैं और बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन बताने वाला चाहिए इसमें। वही बात आ जाती है घूम के दोबारा से कि कैसे पता लगे कि कौन सही है, किसके पास जाना चाहिए हम लोगों को। समस्या बड़ी वही है हमारे देश में आज की डेट में। ऐसा कोई तरीका है जिससे पता लग सके कि जिस ज्योतिषाचार्य जी के पास हम जा रहे हैं उनको कितना अनुभव है, कैसे पता करेंगे इसको? जैसे हमें बहुत सारे दिल्ली के हॉस्पिटलों के बारे में पता है कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल है, हमें डॉक्टरों के बारे में भी पता है कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन सा स्पेशलिस्ट है। मगर बड़े जो पहले एक आदमी परेशान है, अब वो बड़े हॉस्पिटल में जाने में पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो बड़े जोशी के पास जाते हैं, वो पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं, कुंडली देखने के भी बहुत पैसे लेते हैं, उपाय भी उनके महंगे महंगे होते हैं, तो गरीब आदमी कैसे करेगा वो उपाय? बस यही है, जिसकी किस्मत में गरीबी लिखी है वो बड़े के पास जा नहीं सकता, वो उपाय ले नहीं सकता, और जो बीमार है वो बड़े तो मतलब गरीब आदमी को अमीर बनने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, अब इसको तो हम यही कह सकते हैं, ग्रह भाग्य के अधीन है सारा के सारा, जो भाग्य है जो ग्रहों के अधीन आ जाता है। तो फिर जो गरीब है उसको तो ज्योतिष शब्द ही नहीं पता ज्योतिष होती क्या है, उसको वास्तु ही नहीं पता वास्तु क्या होता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, वो तो मजदूरी मेहनत में ही इन्वॉल्व रहते हैं। उनको पूछे कुंडली बनवाई, उनको उनके अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं लगते, वो कुंडली तक ही नहीं जानते हैं, उन शब्दों का ही ज्ञान नहीं है इनका। ये सब ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, जो वैज्ञानिक शब्द हैं, इसके पीछे भी उनके ग्रहों का प्रभाव है कि उनकी बुद्धि उस तरफ चल ही नहीं पाती। बिल्कुल, इसमें दोहराया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि वास्तु चेक करा लोगे, वो क्या होता है? हमने कहा कुंडली बनवाइए, कहता वो क्या होती है, कुंडली क्या होती है? आज से 20 साल पहले जब हम चलते थे टीवी पर, 25 साल पहले, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था कि 12 खाने क्या होते हैं। कितने साल हो गए आपको ज्योतिष करते हुए? मुझे
26 साल तो टीवी पर ही हो गए चलते चलते। अच्छा, 26 साल हो गए आपको? हाँ, सन 2000 से तो मैं आस्था पे ही था, उससे पहले सिटी केबल पे थे। तो करीब मेरा ये कैरियर जो हो गया, करीब 38 साल के आसपास मेरा ये कैरियर हो गया है शुरू करते करते इसको। तो अभी मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे कि बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ऐसे उपाय बताए जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि हमने उपाय तो बहुत अच्छे से किए थे पर उसका परिणाम नहीं मिल पाया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका कारण ये होता है कि हम उपाय जब करते हैं तो खाली उपाय पे ध्यान होता है, उपाय पे ध्यान न करके हम उस पे ध्यान करते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए। बस हमने अभी मछलियों को दाना खिला दिया है तो अब मेरे को पैसा आ जाएगा, है ना। मैंने ये उपाय कर दिया, कुत्तों को दूध पिला दिया, मेरे को तो ये उपाय हो जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकल उपाय होते हैं, क्योंकि ज्योतिष में 50% जो उपाय होते हैं वो मानसिक तौर पे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से पीड़ित बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन बहुत फास्ट होता है। तो चंद्रमा कभी शनि के साथ युति में, कभी राहु के साथ युति में, कभी अमावस्या का, कभी मंगल के साथ है, कभी केतु के साथ है। तो 15 दिन तो वो ऐसे ही निकाल देता है, महीने में 15 दिन तो आदमी वैसे ही दुखी रहता है। तो चंद्रमा के उपाय ज़्यादातर होते हैं मानसिक, जिससे एक आदमी को डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो, कंसंट्रेशन बनी रहे, घर में कलेश ना हो। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि आपके शरीर के अंदर ग्रहों की वो रश्मियाँ कम हैं, उनको हमने स्टोन के द्वारा माध्यम से मजबूत किया, कलर थेरेपी का इस्तेमाल किया कि आपके मनोबल को बढ़ा दिया, आपके शरीर के अंदर उस रश्मियों को बढ़ा दिया, तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ गई, मेहनत बढ़ गई, आपकी बीमारी कंट्रोल हो गई आपकी। तो उपाय अगर आप सटीक कर रहे हैं और सटीक उपाय मिल गया आपको तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। अब सटीक उपाय की भी प्रॉब्लम ये है, जैसे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता, उसी प्रकार से अच्छा उपाय देने वाला बताने वाले नहीं मिल पाते, बताने वाले नहीं मिलते हैं, उल्टा उपाय बता देते हैं, गलत उपाय बता देते हैं, उससे नुकसान होता है। शनि की 7.5 चल रही है, शनि विवाह स्थान पे नीच का बैठा है तो नीलम पहना दिया, साथ में बोलो काले कपड़े पहनो शनिवार को, तो और बुरा हाल हो जाएगा। मंगली का तो मूंगा पहना दिया कई लोगों ने, तो वो उनकी मृत्यु ही हो जाती है किसी की। तो वो क्या है कि जितना उन्होंने अध्ययन किया होता है, किताबों से जो रेलवे स्टेशन किताब होती हैं उनसे उठा करके जो अध्ययन करते हैं फिर वो उनको बताना शुरू कर देते हैं, इससे ज्योतिष का नुकसान होता है। अब जैसे कोई बुरा ग्रह किसी मतलब किसी ऐसे ग्रह में कोई ग्रह बैठा है घर में जो उसको अच्छा फल नहीं दे रहा किसी जातक को, और उसी की अगर पूजा की जाएगी, अगर उसको पावर मिलेगी तो वो तो और बुरा करेगा। इसके दो कंसेप्ट होते हैं कि जैसे कोई बुरा ग्रह और बुरे स्थान पर बैठा है, यानी बुरा आदमी हो और वो जेल में हो तो उसको पावर मिल जाती है, या बुरा आदमी हो जुए के अड्डे पे बैठा हो या बदमाशों के अड्डे पे बैठा, उसको पावर मिलेगी। बुरा आदमी अच्छी जगह बैठा, उसकी पावर कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में बैठेगा, शराब नहीं पी सकता, जुआ नहीं खेल सकता, शांत हो जाएगा। अच्छा आदमी बुरी जगह पे बैठा हो वो पीड़ित हो जाएगा, डरेगा, टेंशन में आएगा। ठीक है। अच्छा आदमी अच्छी जगह बैठा हो तो बल मिल जाएगा। तो ऐसे ही कोई बुरा ग्रह अगर बुरे स्थानों पर बैठा हो तो वो अपने फल को कमज़ोर कर देता है। और उसी का उपाय बता दिया जाए कि इसको उठाना है तो आप उसी के जो है उसी का उपाय करो, अगर उसमें पावर आएगी तो वो तो जातक के लिए बुरा करेगा ना फिर। हाँ, अब यहाँ कंसेप्ट ये आता है कि जैसे मैं हूँ और पाकिस्तान में चला जाता हूँ तो मैं ज्योतिष नहीं कर सकता, है ना। अब वहाँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा, टेंशन में हो जाऊँगा। और इंडिया में ही अगर मैं मोहम्मडन्स एरिया में ज्योतिष करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ भी काम नहीं चलेगा। तो फिर मुझे ऐसी जगह पे जाकर के बैठना होगा, ऐसी जगह पे मजबूती लानी पड़ेगी जिससे मेरा बल बढ़ जाए। तो ऐसे ही अगर आप किसी नीच ग्रह के बुरे ग्रह को 6-8 बार में बैठता है, वो बुरा करेगा, मजबूत होगा, उसको अगर और पावर दोगे तो वो और ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए हमें ये देखना होता है कि ये ग्रह आपको नुकसान कर रहा है या ये ग्रह आपको बीमारी दे रहा है, तो हमें इसका इलाज क्या करना है। तो इसको ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो किसी को शुगर भी है और बीपी भी है और ऑपरेशन भी करना है डॉक्टर को, तो पहले वो बीपी को और शुगर को कंट्रोल करता है, उसके बाद ऑपरेशन करता है। ऐसे हम लोग भी ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस पर ये ग्रह की दशा चल रही है, ये ग्रह तो इसको बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा है, तो हमें कौन से ग्रह को मजबूत करना है जिससे इसको बचा सके। तो हम उसके पैरेलल जो समकक्ष ग्रह होता है उसको मजबूत करते हैं। मान लो शनि मुझे कर्जा दे रहा है, मैं शनि की दशा चल रही है तो मैं उसका नग तो नहीं पहन सकता, नीलम नहीं पहन सकता। पर ज़्यादातर ज्योतिषी तो ये बताते हैं कि जिसकी शनि की दशा चल रही है कि आप तेल चढ़ाओ, दिया जलाओ, तो वो तो उसको पावर दे रहे हैं शनि को। नहीं है, तेल चढ़ाने से पावर नहीं होती। कोई चीज़ अगर आप शरीर से बाहर कर रहे हो, मान लो कोई पानी में बहाते हो, चढ़ाते हो या अभिषेक करते हो, तेल का अभिषेक करते हो, कुछ करते हो, तो वो उस ग्रह की रेज को आप बाहर कर रहे हो, ये नियम है।
कि आपकी जो ऑरा है चारों तरफ 10 फीट के भीतर जो ऑरा होती है, अगर मान लो मैंने शिवलिंग पर तेल चढ़ाया, अभिषेक किया, तेल का अभिषेक किया, तो मैंने शरीर से जो शनि की नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर कर दिया है। अगर मैंने उसको पहना है तो उसको मजबूत कर दिया है। तो पहनने से कोई चीज़ मजबूत होती है। जैसे मैंने कपड़ा पहन रखा है तो शरीर मजबूत हो रखा है, मैं हेलमेट पहनता हूँ मजबूत होता है, आपने चश्मा पहन रखा है आंखें मजबूत हो रखी हैं। आप अगर चश्मा दान कर दोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा। आप कपड़ा दान करोगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं, अगर आप दान करते हो या आप किसी चीज़ को बहा रहे हो या आप अपने शरीर से किसी चीज़ को दूर कर रहे हो तो उस ग्रह के प्रकोप को हटा रहे हो, या उसको ग्रहण कर रहे हो तो उसको मजबूत कर रहे हो। ये कंसेप्ट है, ये प्राकृतिक कंसेप्ट है ये। अच्छा। तो ये ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि हम कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का अभिषेक करें और कौन से ग्रह को पहने। अगर ये उनको कंसेप्ट पता नहीं होता है, जब कंसेप्ट आपको आध्यात्मिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान भी और आध्यात्मिक भी है, तो आध्यात्मिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और साथ में आपको ज्योतिषीय कारण भी पता होना चाहिए। उपाय में तो ज़्यादातर कहानियाँ बताई जाती हैं, मतलब उन कहानियों को लेके उपाय बताया जाता है कि भाई जैसे किसी की शनि की दशा चल रही होती है तो ये कहा जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा करो तो शनि की दशा में आपको राहत मिलेगी, जो कि वो एक कहानी है कि भगवान बजरंगबली ने जो है शनि महाराज को रावण की जेल से छुड़ाया था, तो उन्होंने उनको कुछ प्रॉमिस कर दिया, कुछ वादा कर दिया था कि आपकी जो पूजा करेगा। तो इस तरह की कहानियों के ऊपर ही क्या पूरा ज्योतिष विज्ञान टिका हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योतिष विज्ञान है। ये कहानियाँ, उस समय पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे और पढ़े लिखे ना होने के कारण उनको कहानियों के माध्यम से इन चीज़ों को समझाया गया था। ना तो रावण में हिम्मत थी कि वो शनि को बांध के रख ले। मतलब आपका कहना यह है कि शनि कभी बंधा ही नहीं बंध ही नहीं सकता, इतना बड़ा प्लेनेट है, उसको कौन इंसान की किसी की हिम्मत है जो उसको बांध लेगा? वो तो देवता भी नहीं बांध सकते उनको, ग्रहों को किसी की हिम्मत है उनको रोक दे। अगर शनि को बांध लिया तो पूरा सिस्टम कलेप्स कर जाएगा। अच्छा। अगर शनि को रोक दिया, मान लो रावण के पास जो विद्या थी उसने शनि को खड़ा कर दिया, अपने अधीन कर लिया, तो फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पृथ्वी लोक खत्म हो जाएगा। क्योंकि शनि की ये तो नई बात पता लगी, अभी तक तो लोग इसी तरह से बात करते हैं कि भाई 9 के 9 ग्रह रावण ने अपने जेल में बंद कर रखे थे, वो उनको अपने कंट्रोल में रखता था। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हिंदी के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार होता है विनीत जी, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बोलना। अब मान लो ये कहते हैं कि भाई सूर्य को निगल लिया था हनुमान जी ने, हाँ। है ना, इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी निगल ही नहीं सकते, और निगल भी लेंगे तो सूर्य को निगल लिया तो पूरा सिस्टम ही कलप्स कर जाएगा। यानी जो सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो उसके लिए एक बात में कहा भी तो गया ना कि जब उन्होंने छोटे थे, जब उन्होंने उसे रख लिया था मुंह में, उसके बाद जब मुंह से निकाला था तो वो देवताओं ने उनको उनकी शक्तियां बांध दी थी कि दोबारा ऐसी कोई बड़ी हरकत ना करे, क्योंकि शक्तियां बहुत थी और वो बालक थे, उनको पता नहीं था कि अपनी शक्तियों को कैसे महान करना है। हनुमान जी के पास में एक विद्या थी जो सूर्य के सिद्धांत को जानते थे। क्या था? मैंने कहा भाई मैं तो सूर्य का एक्सपर्ट हूँ, सूर्य की सिद्धि मेरे प्राप्त है, मैं सूर्य को सब कुछ जानता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? रावत जी के पास सूर्य की सिद्धि है, ये तो सूर्य के बारे में सब कुछ एक तरह से इनके दिमाग में भरा हुआ है। ठीक है। आपने कहा रावत जी के दिमाग में सूर्य बैठा हुआ है, अब मेरे दिमाग में सूर्य थोड़ी बैठ जाएगा। लेकिन वो कहानी चल गई, क्या हो गई? अच्छा। अब रावण कैसे शनि को बांध सकता है? वो ग्रहों का ज्ञाता था। क्या था? उसको नॉलेज थी, सारे ग्रहों की नॉलेज थी, बहुत बड़ा वो ज्योतिषी था। अच्छा। इसलिए बोलते थे अरे ये तो ग्रह अधीन है इनके। तो अब हमें भी लोग बोल देते हैं अरे साहब आप तो बड़े ज्योतिषी हो, ग्रह आपके अधीन है ना। तो हम इसका मतलब हमारे ग्रह अधीन थोड़ी हो गए, हम उसको जानते हैं विद्या को। तो रावण भी ज्योतिष की विद्या को जानता था, वो किसी शनि को नहीं बांध सकता। अगर शनि को रोक दिया यूनिवर्स के अंदर, है ना, तो ये सिस्टम ही सारा खत्म हो जाएगा पूरे के पूरे। वो तो सारे ग्रहों के पास अपने अपनी पावर है, अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं वो कोई भी ग्रह को रोकेंगे तो सिस्टम रुक ही जाएगा, बुध को रोकेंगे तो व्यापार रुक जाएगा। इस तरह से शनि को रोक दिया तो उसके चारों तरफ तो 17 चंद्रमा और घूम रहे हैं बड़े बड़े, वो सारे रुक जाएंगे, और वो सारे रुकेंगे तो पृथ्वी का तो हाल खराब हो जाना है ना। तो इसलिए ये नॉन साइंटिफिक बातें हैं। ज्योतिष एक साइंस है, जो ऊपर ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं उनके साथ हमारे शरीर के साथ लिंक है। जैसे ऊपर घटना घटित होती है वैसी घटना हमारे शरीर पर हो जाती है। ऊपर सूर्य राहु की युति होगी तो नीचे हार्ट अटैक होगा, ऊपर सूर्य केतु की युति होगी तो हार्ट की सर्जरी होगी, ऊपर अगर मंगल और सूर्य की युति होगी तो जैसे हमने कहा कि सूर्य और मंगल की युति चल रही है इस समय पर, कहीं ना कहीं सेना और राजा के अंदर विद्रोह होना, जो प्रजा में और राजा में विद्रोह होना, जैसे कि आजकल चल रहा है। आजकल युवा जो है ये
यूजीसी के ऊपर विद्रोह कर रहे हैं और युद्ध की संभावनाएं बनी पर हुई हैं। ये जो दशा चल रही है, ये सिर्फ भारत के लिए थोड़ी होगी, ये तो पूरे विश्व के लिए होगी। पूरे विश्व में होती है, पूरे विश्व के लिए होगा। पूरे विश्व में होती है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार से जिन डिग्रियों कल के वो मूवमेंट होता है उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। इंडिया के अंदर इसका प्रभाव आ गया, आगे पाकिस्तान में आ जाएगा, या उससे पहले दूसरे कंट्रीज में आया, नेपाल में आ गया, बांग्लादेश में आ गया, ईरान में भी चल रहा है। ईरान में भी चल रहा है। तो इस तरीके से जो प्लेनेट की चाल जिस रेखांश और अक्षांश से चलती है उस पर इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो जैसे ही दशाएं ऊपर चल रही होंगी वैसे ही हमें इफेक्ट नीचे आ जाएगा। तो अभी जो इतनी दूर हज़ारों, मेरे ख्याल से हज़ारों किलोमीटर तो होंगे, लाखों किलोमीटर भी हो सकते हैं हम अगर मान के चले, तो उनके इफेक्ट हमारे को इतनी दूर से मिल रहे हैं जी। तो उसका जो साइंस, अभी जैसे पहले साइंस विज्ञान में मैंने पढ़ा भी था, कहीं पे भी आया था आर्टिकल में, कि समय अनुसार जो है वो अपने दूरी बदलती रहती है। ब्रह्मांड भी अपनी दूरी बदलता रहता है, पृथ्वी ने भी कुछ अपने चेंज किए, सूर्य ने भी कुछ चेंज किए, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आता क्या? आपको मैं समझाता हूँ। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हम इस धूलोक के साथ हैं, हम इस सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कहीं भी चला जाए हम सूर्य के साथ बंधे हुए हैं। अच्छा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सूर्य को आत्मा कारक भी कहा जाता है जी। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। एक होता है प्राण, अपान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण। 5 प्राण होते हैं। पांचों प्राणों को संचालित करती है आत्मा, और आत्मा को संचालित करता है सूर्य। सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं उनमें आत्मा का वास होता है, और वो इन 5 प्राणों को चलाती है, और ये 5 प्राण शरीर को चलाते हैं। और ये 5 प्राण भोजन बनाता है, कोई भोजन की सप्लाई करता है, कोई ब्लड बनाता है, कोई भूख लगाता है, कोई बोलता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हैं, ये व्यान प्राण के कारण हम बोल रहे हैं। व्यान प्राण ऊपर से अंतरिक्ष से शब्दों को लाता है और यहाँ से बोलता है वाणी के माध्यम से। ये व्यान प्राण का काम है। जो मेरे हाथ पैर जो चल रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ जितनी शक्ति है, ये प्राण के कारण है, और इन सबको संचालित करता है सूर्य। और जिस व्यक्ति का सूर्य कुंडली में कमजोर होगा उसके 5 प्राण कमजोर हो जाते हैं। यानी या तो उसके बोलने की क्षमता खराब हो जाएगी, या उसके पाचन क्षमता खराब हो जाएगी, या उसके सप्लाई व्यवस्था खराब हो जाएगी, ब्लड नहीं बन पाएगा, या उसमें ताकत नहीं रहेगी, खड़ा नहीं हो सकता। उसकी जो अपान प्राण है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हम खड़े होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक प्राण होता है अपान। वो अपान प्राण गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है, जिससे हम खड़े होते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से संघर्ष करते हैं। अब जब हम यहाँ बैठे हैं, मेरी गर्दन सीधी है, अगर अपान प्राण कमजोर हो जाएगा तो मेरी गर्दन ऐसे हो जाएगी। अच्छा, यानी पृथ्वी मेरे को अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, सबसे पहले एक ही अपान प्राण जो हो वो सबसे पहले वो खत्म होता है। अपान प्राण खत्म हो गया तो व्यक्ति लेट जाता है नीचे, फिर वो उठ नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता है। तो धीरे धीरे दूसरे प्राण समाप्त होते हैं, अंत में व्यान प्राण और प्राण जाते हैं। यदि आदमी बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो इनको चलाती है आत्मा। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है। अच्छा, अब 5 इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ठीक है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको चंद्रमा चलाता है, और चंद्रमा मन को चलाता है, और मन 5 इंद्रियों को चलाता है। तो ये 2 हमारी कुंडली बड़ी पावरफुल होती हैं। यानी चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, और जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो शरीर व्याधिग्रस्त होगा, और चंद्रमा कमजोर होगा तो आदमी मानसिक बीमार होगा। शारीरिक बीमार होना या मानसिक बीमार होना, ये 2 प्लेनेट के कारण होता है। तो अगर जो मानसिक बीमार होगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। कितना बीमार होगा ये चंद्रमा से पता ये चंद्रमा से पता चलता है। अमावस्या का चंद्रमा है या जैसे चंद्रमा और राहु की जो है युति अच्छी नहीं मानी गई, नहीं मानी जाती, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? मन में भय रहता है, तनाव रहता है, 5 इंद्री स्ट्रेस में रहती हैं, टेंशन रहती है, सोचता रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है, कन्फ्यूज रहता है, अपनी बात पर नहीं टिक पाता, बार बार बातों को बदलता रहता है व्यक्ति। यानी वो उसके दिमाग में रहता है कि अभी मेरे से आप बात कर रहे हो, तुरंत दूसरी बात कर देंगे। पहली बात खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी बात शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म नहीं होगी तब तक चौथी बात शुरू हो जाएगी। तो क्या जैसे उसकी युति जन्म कुंडली में बनी हुई है चंद्रमा और राहु की, तो वो पूरी जिंदगी वैसे ही रहेगा? पूरी जिंदगी आदमी को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस उसको बुढ़ापे तक रहना है और बचपन से रहेगा, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसका कोई उपाय नहीं है? इसका कोई उपाय नहीं, सिर्फ इसका उपाय है मेडिटेशन, और साथ में उस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरा जो चंद्रमा है वो ग्रहण में है
और मेरी एक आदत बन चुकी है, तो उन आदतों को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ स्वाध्याय करना और अपने मन को मजबूत करना, चंद्रमा को मजबूत करना, दूध दही का सेवन करना, चांदी का इस्तेमाल करना, चांदी की माला पहनना, चांदी का कड़ा पहनना, सफ़ेद कपड़े पहनना, तो आप अपने चंद्र को मजबूत कर सकते हैं। और राहु के मंत्रों का जाप करें कि हे राहुदेव मुझे दूर करिए इस बीमारियों से, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका यही उपाय है जी। कुछ सवाल है मेरे पास, जी कुछ लोगों ने भेजे हैं, कुछ मेरे हैं। जी मतलब मेरे क्या, लोग पूछते हैं सवाल, जी, तो कुछ जी। आए हुए थे मेरे पास। मैंने बताया था जैसे कुछ लोगों को कि आप आ रहे हैं, तो लोगों ने कुछ सवाल मेरे से पूछने के लिए मैंने उनको नोट कर लिया था। एक आदमी ने मेरे से सवाल पूछा, मेरे मित्र हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, क्या ज्योतिष 100% सटीक हो सकता है या ये केवल संभावनाओं का ही खेल है? ज्योतिष 100% सटीक होता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी विद्या 100% सटीक है। अच्छा। लेकिन उस पर मास्टरी 100% करने वाले नहीं होते। जैसे गणित 100% सटीक है, लेकिन 100 में 100 लाना हर एक के बस की बात तो नहीं है। कोई लाखों करोड़ों में एक आध बच्चा 100 में 100 लेके आता है ना। ऐसे ही ज्योतिष 100% सटीक विज्ञान है। बताने वाले 100% ज्योतिषी नहीं है। बहुत कम ज्योतिषी ऐसे हैं जो 100% बोलते हैं। वो बोल देते हैं माता देख करके ऐसा होगा, अच्छा। वो बोलते हैं हाथ की रेखा देख करके ऐसा होगा, या कुंडली देख करके बोलते हैं ऐसा होगा। अच्छा, एक और सवाल है कि ये पूछा गया है मेरे से कि शादी में ज़्यादातर लोग जो है ना कुंडलियाँ मिलवाते हैं। सनातन जितने सनातनी वो तो मिलवाते ही मिलवाते हैं, बाकियों को मुझे पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी शादियाँ कामयाब नहीं हो पाती, तो क्या कारण है उसके पीछे? उसका कारण है कि मिलाने वाला जो ज्योतिषी है उसका मेंटल लेवल कितना भविष्य देख पाता है। मैं आज किसी की कुंडली अगर मिला रहा हूँ, मैं कितना भविष्य झांक पाता हूँ अगले 40 साल तक। अच्छा। अगले 50 साल तक उन दोनों को साथ रहना है और जिंदा रहना है, तो मैं अगले 50 साल उनका भविष्य देख पा रहा हूँ। क्या अगले 50 साल में कुछ ऐसा, 25 साल में, 20 साल में, 10 साल में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं होने वाली है कि जो उनको अलग कर दे, या ऐसी कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है जिसकी वजह से रिश्ता टूटेगा। तो मैंने खाली फिलहाल कुंडली मिला दी है, आज मिलती है, लेकिन 10 साल बाद वो कुंडली कहीं ना कहीं ऐसी दशाएं आती हैं कि तो तलाक वाली आ रही हैं, या मैंने ये देखा ही नहीं कि इन कुंडलियों में भविष्य में तलाक का योग आ रहा है, वो देखा ही नहीं हमने, या हमने ये देखा ही नहीं कि किसी एक का मृत्यु का योग आ रहा है, विधवा का योग आ रहा है, विधवर का योग आ रहा है, बीमारी का योग आ रहा है। वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन आजकल सब कुछ ठीक होते हुए भी लोग तलाक ले लेते हैं। आपस में उनकी बनती नहीं है, मियाँ बीवी की आपस में किसी भी बात को लेकर कलह हो जाता है, विवाद हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो कुंडली से ही पता लगेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से। सतयुग में भी था, द्वापर त्रेता में भी था, ऐसा नहीं है। आप देखें, अगर हम द्वापर की बात करें, भीम जो था उसने हिडम्बा से शादी भी कर ली और फिर छोड़ करके चले गए, है ना। अर्जुन ने भी कई केस ऐसे किए थे, इसका मतलब साथ नहीं रखा उनको। तो कहीं ना कहीं ग्रह की चाल ऐसी होती है, वो पुराने ज़माने से लगातार एक जैसी ही रहती है। लेकिन आजकल ज़्यादा क्या है विनीत जी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। क्या है? या मैं कहूँगा कि मीडिया बहुत बढ़ गया है, मीडिया बढ़ गया है, हमें पता लग जाता है कि पूरे संसार में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है। हमें अब ये पता लग जाता है। पहले हमें पता नहीं लगता था कि भाई कहाँ 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, वो हमें नहीं पता था, तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, एक मेरे पास एक आखिरी आपके लिए है कि हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए 2026 में कि उनकी वेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए और उनके कुछ काम बन जाए, किसी के रुके हुए हो, तो कोई जो सबके लिए कॉमन उपाय हो, जो जिसको कोई आराम से भी कर सकता हो और उस उपाय से उनको लाभ भी मिले। देखिए विनीत जी, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों पे 7.5 चल रही है। कुंभ राशि से 7.5 उतर रही है, पैरों पे आ रही है। मीन राशि का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उनके बिल्कुल एकदम छाती पे चल रही है, और मेष राशि के सिर पे चल रही है। ये 3 लोग तो ज़्यादा परेशान रहेंगे ही रहेंगे। अब आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं 12 राशियों में से, तो आपको शनि का उपाय करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जगाना है। आपको ये पता है कि मेरे को शनि देव जो हैं परेशान कर रहे हैं, मेरे काम में रुकावट आ रही है, अपना गोल सेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं व्यापार पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, मेरे घर में कलेश रहता है और मेरे को तनाव रहता है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा बढ़ रहा है तो कर्जा ना लें, रोकने की कोशिश करें, उतारने की कोशिश करें, अपनी हिम्मत को जगाएं, पहली बात। क्योंकि शरीर के अंदर अगर आपने अपनी विल पावर बढ़ा ली तो निश्चित तौर पर शनि के प्रकोप को आप रोक लोगे।
किसी ज्योतिषी के पास जाओ या न जाओ, अभी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है और दो बच्चे एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक 7.5 चल रही है, एक जैसे ग्रह चल रहे हैं, और दोनों को मैं सड़क के ऊपर ऐसे डिग्री टेम्परेचर में रख दूं, जैसे कभी हिमाचल में 2 बच्चे बर्फ़ से मर गए, ठीक है। एक बच्चे को मैं ये बोलूँ कि भाई तुम सड़क पर लेटे रहो, और एक बच्चे को मैं ये बोलूँ तुम उछल कूद कर सकते हो, बाबा रामदेव जी के योगा कर सकते हो, तो जो लेटा हुआ वो मर जाएगा और जो एक्सरसाइज कर रहा है वो बच जाएगा। नेचुरल है, गर्मी आ जाएगी शरीर गर्मी, में। इसका मतलब उसमें शरीर के अंदर वो सुविधाएं हैं कि वो हीट को बढ़ा सकती हैं और कोल्ड को रोक सकती हैं। ठीक है। ऐसे ही शनि के प्रकोप को रोकने के लिए आप अगर अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेवल को हाई कर लेते हो, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर लेते हो, आप डिप्रेशन में नहीं आते हो और शनि के उपाय करते हो, साथ में शनि देवता को प्रणाम करते हो, तेल का दान करते हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हो, जाकर के परिक्रमा देते हो, दीपक जलाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। 2 राशि और है, सिंह राशि है और एक धनु राशि, इन पर शनि की डैया चल रही है। ये 5 राशियाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित है जो शनि से इस समय पर। और एक कुंभ राशि और है जो पहले मैंने बताया, कुंभ राशि पे थोड़ा ज़्यादा डबल प्रभाव है, उस पर राहु भी चल रहा है, और सिंह राशि पर भी डबल प्रभाव है, उसमें केतु भी चल रहा है। तो ये जो 5 राशि वाले लोग हैं ये सबसे ज़्यादा इस समय पीड़ित हैं। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, उपाय भी करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, हताश नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। जैसे ही आप अपने शरीर के अंदर योगा, प्राणायाम ये सब करोगे, एक्सरसाइज करोगे और साथ में अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओगे, तो मेरा दावा है कि शनि का प्रकोप 50% कम हो जाएगा और लाभ मिलेगा। रावत जी, समय की बहुत कमी है जी सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दूसरी बार भी हमारे पास आते आए और इसको हम इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और अपने देखने वाले के लिए भी मैं बताऊँगा कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम रावत जी से पूछ के उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। रावत जी, आप यहाँ आए मेरे शो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।